तो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी। दिख रहा है सबको? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। दिख रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इट इज कॉल्ड व्हाट? वीबीटी। वीबीटी, अरे वहां पे दे दो। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यहाँ पे इसके कुछ पॉस्टुलेट्स है। जैसे पहला पॉइंट, चलो देखो यहाँ पे, सॉरी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहला देखो यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय partial overlapping of partial overlapping of atomic orbital। ये पहला पॉइंट हो गया। अब जरा सेकंड पॉइंट देखो, इसका क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट only those orbital can participate in the overlapping which have unpaired electron, otherwise half filled electron. So what we write here, each overlapping orbitals should have unpaired electron। ठीक है, unpaired electron, it is also called what? Half filled orbital। half filled orbital, right? With opposite spinning, that is very most important point, with opposite spinning। हाँ, कॉन्सेप्ट जरा समझना है यहाँ पे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सपोज हाइड्रोजन फॉर्म होने जा रहा है H2 मॉलिक्यूल। तो मैं हाइड्रोजन का वन एटम लूंगा, इट्स एटॉमिक नंबर इज व्हाट? 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, एंड सेकेंड हाइड्रोजन इज 1, इट्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो यहाँ के s के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाफ फील्ड। और यहाँ के भी s में एक इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? हाफ फील्ड। बट दोनों हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से। तो जब ओवरलैपिंग होगी यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझो इस बात को, पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे, तो दोनों ने ओवरलैपिंग करके यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। So half filled orbital of one atom overlap with the half filled orbital of another atom which having opposite spinning। That is very most important part। अगर एक का हाफ फील्ड ऑर्बिटल में क्लॉकवाइज स्पिनिंग हो रहा है, तो दूसरे के हाफ फील्ड में कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज।
क्योंकि अगर दोनों क्लॉकवाइज होंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। बिकॉज ऑफ दैट अपोजिट स्पिनिंग इंपॉर्टेंट है, हाफ फील्ड होना चाहिए प्लस अपोजिट स्पिनिंग होना चाहिए। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से अगर कोई भी ऑर्बिटल में फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, तो वो ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। ओनली दोज ऑर्बिटल विल फॉर्म द बॉन्ड विच हैव द हाफ फील्ड या विच इज द विच हैव द सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। when two orbitals overlap, then electron density increases, electron density increases between two nucleus, two nucleus, right na? When two orbitals overlap, then electron density increases between two nucleus, and nucleus repulsion decreases क्या लिखा मैंने, decreases, therefore energy released and form for stable molecule। पूरी कहानी समझो यहाँ पे फिर से। देखो, मैंने क्या बताया कि अगर एक एटम है और इसका एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के साथ उसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। और जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई बेटा यहाँ पे, तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों जो पॉजिटिव चार्ज आयन है, इनके बीच में रिपल्सन कम हो जाएगा। और अगर रिपल्सन कम हो रहा है तो इसके बीच में से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी और ये स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। आपको पता है कि जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। अंडरस्टूड। तो सपोज ये मैंने बताया कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों एटम कंबाइन होकर के एच एच मॉलिक्यूल, एच एच बॉन्ड बना लिया एंड इट फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब आपको पता है कि जिस बॉन्ड में से या जिस बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो व्हाट आई रिटन हियर, when two atomic orbitals combine, then electron density, or two atomic orbitals overlap, then electron density increases between two nucleus, and nucleus nucleus repulsion force decreases, therefore energy released and form the stable bond। next point देखो, fourth point, हम कह सकते हैं strength of bond depend on extent of overlap। ठीक है, extent of bond depend upon extent of overlap, can say that more overlapping, more strong bond form।
राइट है। अगर यहाँ पे एक्सटेंड ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा। जैसे एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे ऐसा ओवरलैपिंग कराया और इस केस में मैंने यहाँ पे ऐसा ओवरलैपिंग करा दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे ओवरलैपिंग ज्यादा हो गई, ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अच्छा, कितने टाइप्स के बॉन्ड होंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से? टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड विल फॉर्म, सिग्मा बॉन्ड एज वेल एज द पाई बॉन्ड। अब मैं कंडीशन बता रहा हूँ कब सिग्मा बॉन्ड बनेगा और कब पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी। देखो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर टू टाइप्स। पहला होता है बेटा यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, राइट। पॉइंट एक और बार एक्सप्लेन करोगे? क्या? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, हाँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, कंडीशन क्या बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब एक एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। बट यहाँ पे शर्त यह है कि हाफ फील्ड जो ऑर्बिटल से उनकी स्पिनिंग अपोजिट होनी चाहिए। एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जब ये ओवरलैपिंग करते हैं यहाँ पे, सो ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन टू न्यूक्लियस। अभी देखो एक न्यूक्लियस के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, जब ये दोनों ओवरलैप कर लिए तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में दो इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा और यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और ये स्टेबल बॉन्ड बन जाएगा। एनर्जी अंडरस्टूड? हाँ, बाहर रिलीज हो जाएगी क्या कि एक एनर्जी रिलीज हो जाएगी मतलब? जब बॉन्ड बनता है तब एनर्जी रिलीज होगी ना, इसलिए मतलब तो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है। ठीक है। और सर आपने पहले में 3 ऑर्बिटल्स क्यों बनाए? तीन नहीं बनाया बेटा, इसका पार्शियल इसका पार्शियल ओवरलैपिंग करा है, वो तीन दिख रहा है ऐसा। अच्छा। हाँ, ये तीन नहीं है, दो ही है, ये आपस में ओवरलैप किए, इसके लिए मैंने यहाँ पे राउंड करके दिखाया तो हो तो जाता फिर बेटा। एस ऑर्बिटल में एक ही आएगा ना लेकिन? हाँ, फिर हाँ ठीक है। समझो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, इसका नाम लिख देते हैं सिग्मा बॉन्ड। सेकेंड है यहाँ पे पाई बॉन्ड। चलो, मैं बहुत देर तक नहीं ले पाऊंगा लेक्चर, हाँ, थोड़ा ब्रेक लूंगा मैं। पाई बॉन्ड। अच्छा, एक और होता है यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड। अब कब बनता है पाई पर सिग्मा बॉन्ड, कब बनता है पाई बॉन्ड, कब बनता है डेल्टा बॉन्ड, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कंडीशन यहाँ पे पहले क्या है, फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड। कब बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड, देखो ध्यान से। जैसे इसका कंडीशन है कि अगर एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, इसी को बोलते हैं एस एस ओवरलैप। तो क्या बन रहा है यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सेकेंड देखो यहाँ पे, अगर पी और पी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, बट कैसा ओवरलैपिंग है, हेड टू हेड। ये इसको कहते हैं एंड टू एंड। एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हाँ। इसका मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे अगर पी का शेप डंबल है ना, तो ये डंबल अगर हेड टू हेड ऐसा ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसे कहते हैं हेड टू हेड या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। तीसरा यहाँ पे कंडीशन होता है एस और पी, एस पी।
sp ओवरलैप, sp ओवरलैप, यहाँ पे भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, जैसे s ऑर्बिटल यहाँ पे ले लिया और यहाँ पे p ऑर्बिटल ले लिया, यहाँ पे ऐसा बन गया, दिस इज व्हाट सिग्मा बॉन्ड। समझा कॉन्सेप्ट? चलिए, सर पाई बॉन्ड, ये देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के तीन कंडीशन हो गए, एस एस आपस में ओवरलैप करेगा, पीपी हेड टू हेड करेगा और एसपी ओवरलैप करेगा, दैट इज व्हाट सिग्मा बॉन्ड। बट व्हाट अबाउट द पाई बॉन्ड? देखो पाई बॉन्ड कैसा है यहाँ पे पीपी ओवरलैप कर रहा है, बट कैसा ओवरलैपिंग कर रहा है यहाँ पे? पीपी लैटरल और साइडवाइज, साइडवाइज ओवरलैप। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, जैसे यहाँ पे बताओ, देखो ये कंडीशन है ऐसा, ये ऐसा पाई बॉन्ड बन गया साइड वाइज। समझा कॉन्सेप्ट? दूसरा देखो यहाँ पे पी एंड डी ओवरलैप, ये भी एडलेटरल ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। सी है यहाँ पे डी डी ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये भी लेटरल ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। बट यहाँ पे दो चीजें होती हैं, ये जब पाई बॉन्ड के लिए जा रहा है ना, यहाँ पे डी और डी आपस में जब पाई बॉन्ड के लिए जा रहा है, बहुत ध्यान से देखो यहाँ पे, डी और डी, यहाँ पे अगर दो लोब का इंटरेक्शन है, टू लोब इंटरेक्शन, दैट इट फॉर्म व्हाट पाई बॉन्ड। और अगर डायरेक्टली फोर लोब का इंटरेक्शन होगा, जैसे आप देखो यहाँ पे कंडीशन में बताता हूँ, यहाँ पे ये डबल डंबल होता है, यहाँ पे भी डबल डंबल है ये, और ये इसके साथ और ये इसके साथ मिला, दो लोब का यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट पाई बॉन्ड। लेकिन अगर फोर लोब एक साथ इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट डेल्टा बॉन्ड, दैट इज द थर्ड कंडीशन, डेल्टा बॉन्ड। ये स्पेशली नीट के सिलेबस में नहीं है ये ज्यादा, डेल्टा बॉन्ड बहुत रेयर होते हैं, बट फिर भी देख के रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा डी डी इंटरेक्शन, या इसको लिखेंगे डी डी ओवरलैप, और कैसा होगा यहाँ पे फोर लोब इंटरेक्शन। तो अगर फोर लोब का इंटरेक्शन हो रहा है, दैट फॉर्म व्हाट डेल्टा बॉन्ड। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये समझ में आया? अब मैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, नॉर्मली हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड से ही मतलब है, बाकी को डेल्टा बॉन्ड को कंसीडर नहीं करना है। सिग्मा बॉन्ड पर कब बनता है और पाई बॉन्ड कब बनता है? देखिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए तीन कंडीशन बताए, एस एस ओवरलैप करेगा, पीपी ओवरलैप करेगा, एसपी ओवरलैप करेगा। मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। पाई बॉन्ड का कंडीशन क्या हो गया? पीपी ओवरलैप करेगा साइडवाइज, या फिर पीडी ओवरलैप करेगा साइडवाइज, या फिर डीडी ओवरलैप करेगा टू लोब का इंटरेक्शन साइडवाइज। तो दीज आर द कंडीशन फॉर द पाई बॉन्ड। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे कैसे बॉन्ड बन रहा है और क्या हो रहा है यहाँ पे। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूं ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। यस, एक मिनट पीछे करो ना। हाँ, लिख लो लिख लो। एक ही कंडीशन होता है डेल्टा बॉन्ड। यस यस यस, डेल्टा के लिए एक ही कंडीशन, पीडी ओवरलैप करेगा फोर लोग इंटरेक्शन।
गया। हाँ अब देखो टाइप्स ऑफ यहाँ पे ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग। ध्यान से मेरी बात को सुनो जरा सा। जैसे अगर ये वेव है, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है ऐसा, और दूसरा ऑर्बिटल भी अगर इसके ऐसा आ रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन फेज ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव ओवरलैप। पॉजिटिव या इसको कहेंगे इन फेज। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा है और दूसरा ऐसा अगर आ गया, इसको कहेंगे निगेटिव या फिर आउट फेज। ठीक है, जनरल सी बात है यहाँ पे। मैं आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर से डिफरेंट पार्ट दिखा रहा हूँ अभी, जरा देखो यहाँ पे। जैसे मैं पहला दिखाने जा रहा हूँ एस एस ओवरलैप। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक टेबल बना के लिख रहा हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव और इन फेज ओवरलैप। यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव और आउट फेज ओवरलैप, राइट। अब जरा कंडीशन देखना है यहाँ पे, अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे, जैसे पहला मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे एस एस का ओवरलैप। हाँ, एकदम ध्यान से देखो ना यहाँ पे। फर्स्ट एस एस ओवरलैप। अब अगर यहाँ पे देखो, मैंने एस का ऑर्बिटल लिया, न्यूक्लियस हो गया यहाँ पे, और दूसरा एस का ऑर्बिटल लिया, ये भी न्यूक्लियस हो गया। इसी को बोलते हैं हम लोग एडिशन प्लस प्लस ओवरलैप। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। दूसरा इसका क्या हो सकता है, आउट फेज कैसा होगा इसका, देखो ऐसा। अगर एक पॉजिटिव है, दूसरे को हम लोग निगेटिव ले लेंगे। सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस। तो ये इन फेज हो गया, ये आउट फेज हो गया। ठीक है, दूसरा देखो, अच्छा अब दूसरा देखा एसपी ओवरलैप। देखो सर, वो जो दूसरे साइड जो आपने लिखा, वो वो भी एसएस ओवरलैप ही था, बट दूसरी जगह नेगेटिव साइन था इसलिए माइनस। हाँ, नेगेटिव साइन इन द सेंस आउट फेज। यहाँ पे देख रहा है ना इन फेज, और यहाँ पे कह रहा है आउट फेज, तो यहाँ पे आउट फेज होता है, राइट। समझ में आया। हाँ यहाँ पे देखो एसपी ओवरलैप। अब यहाँ पे भी इन फेज और आउट फेज तो दिखा रहा हूँ मैं। एसपी मतलब कैसा हो गया, देखो यहाँ पे सर ये। अगर दोनों पॉजिटिव है तो सिर्फ मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसमें क्लॉकवाइज। हाँ, तभी तो ओवरलैप करेगा ना, इसके लिए कंडीशन तो वही है ना कि आपके हाँ पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी ओवरलैप करेगा, राइट। हाँ। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर रहा है अपोजिट स्पिनिंग के साथ, बट उसमें भी कंडीशन क्या है कि अगर सेम वेव पे आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड इन फेज, और दूसरा वेव आ रहा है वहां पे अपोजिट साइड में, दैट इज कॉल्ड आउट फेज। तो समझा। ये प्लस प्लस साइन और प्लस माइनस साइन में क्या फर्क है? बस आउट फेज और मतलब इन फेज आप दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे लिखा है, मैं प्लस माइनस साइन मतलब की आउट बात। फेज और इन फेज। हाँ, प्लस प्लस एक साथ कर रहा है मतलब इन फेज, लाइक दिस। ओके। और यहाँ पे कैसा हो गया, आउट फेज मतलब प्लस माइनस। अंडरस्टूड। हाँ हाँ, ऐसा। okay. तो हर एक ऑर्बिटल में ऐसा आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये प्लस हो गया और यहाँ पे इसका प्लस आ रहा है, पी ऑर्बिटल। यहाँ पे प्लस ले लिया, माइनस ले लिया, ये इन फेज हो गया। ये एस हो गया और ये पी जेड हो गया। ठीक है, ये अगर मैं जेड एक्सिस ले रहा हूँ यहाँ पे ऐसा, जेड एक्सिस में। अब यहाँ पे देखो कैसा होगा, यहाँ पे आउट फेज का देखो, यहाँ पे पहले से ये बना दिया एस ऑर्बिटल, यहाँ पे पी ऑर्बिटल।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस। समझा ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, ये भी यहाँ पे हमने जेड एक्सिस पे लिया है। अच्छा, अब दूसरा देखो यहाँ पे, थर्ड पॉइंट, पी पी ओवरलैप हेड टू हेड। हेड टू हेड, हाँ, पी पी ओवरलैप हेड टू हेड, हेड ऑन इसको कह सकते हैं। अब देखो क्या होगा, इन फेज और आउट फेज। यहाँ पे देखो, ये ऐसा, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। दैट इज व्हाट इन फेज। ये भी पीजेड हो गया बेटा, यहाँ पे ये भी पीजेड हो गया। अब आउट फेज वाला कैसा हो जाएगा इसका, देखो ये माइनस और ये प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस। दैट इज व्हाट आउट फेज। ऐसा फोर्थ वाला देखते हैं हम लोग, पीपी ओवरलैप लैटरल। सर मुझे वो हेड हाँ, टू हेड क्या होता है? पी पी जेड, जेड एक्सिस पे है पी ना। हेड टू हेड मतलब क्या? हेड टू हेड मतलब ऐसा पैरेलल नहीं, देखो यहाँ पे लैटरल का मतलब क्या हो गया, ऐसा। अच्छा सीधा, ओ। हाँ, अब यहाँ पे देखो ये ऐसा पैरेलल हो गया या लेटरल ओवरलैपिंग हो गया। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। और मैं कैसे ले रहा हूँ यहाँ पे, जेड एक्सिस पे ले रहा हूँ यहाँ पे, राइट ना। तो यहाँ पे ये क्या हो सकता है, पी एक्स हो सकता है, पी एक्स से ओवरलैप करेगा, या फिर पी वाई से ओवरलैप करेगा। पी वाई से ओवरलैप नहीं कर पाएगा क्योंकि एक्सिस अलग हो जाएगा ना। और आउट फेस कैसा होगा इसका, देखो बेटा, ऐसा। ये है आउट फेस, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट, पी और डी का ओवरलैप दिखाते हैं, सॉरी। पांचवा देखो, पी डी ओवरलैप देखो यहाँ पे, पी हो गया और यहाँ पे डी। डी कैसा होगा, डबल नंबर होगा, ऐसा, प्लस माइनस। यहाँ पे हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, पी पाई डी पाई बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है, इसको बोलेंगे पी पाई क्योंकि पाई बॉन्ड बनाता है और पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप किया। यहाँ पे पी पाई डी पाई हो गया, राइट ना। इसका आउटफेस कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसा, ऐसा। अब यहाँ पे देखो चेंज क्या करना है, यहाँ पे बस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। समझा कॉन्सेप्ट? चलो सिक्स वन देखते हैं अभी, डी डी ओवरलैप, और वो भी टू लूप। टू लूप इंटरेक्शन देखो यहाँ पे कैसा होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग डी पाई। देखो यहाँ पे एक डी ऑर्बिटल यहाँ पे लेंगे हम लोग,
ऐसा। ठीक है, ये ऐसा। हाँ, टू लोब इंटरेक्शन, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, इसको बोलेंगे डी पाई डी पाई। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा हुआ, ऐसा। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। ठीक है, अब ये क्या हो गया, डी पाई का आउट फेज हो गया। चलिए एक लास्ट देख लेते हैं यहाँ पे, फोर लोब का इंटरेक्शन, डेल्टा बॉन्ड भी देख लेते हैं, 7 फोर लोब इंटरेक्शन। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, क्या ऐसा करते देखो, अब यहाँ पे देखो, प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ, फोर लोब इंटरेक्शन। हाँ, ये इसके साथ हो गया और ये इसके साथ हो गया। ठीक है, इसी सर का आउट ऊपर पेज बना सकते हैं हम। हाँ, ऊपर करो, एक मिनट। और ऊपर। बस। चलो देखो, हो गया ये, हाँ सर। देखो यहाँ पे, और उसी का यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आउट फेज। ठीक है, प्लस प्लस, माइनस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस। अब देखो, ये इससे ओवरलैप कर लिया, ये इससे ओवरलैप कर लिया, ये इससे ओवरलैप कर लिया, ये इससे ओवरलैप कर लिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसको बोलेंगे डी पाई। अब यहाँ पे देखो, डेल्टा बॉन्ड बनता किसमें है, एक एग्जांपल है यहाँ पे, आर ई, फोर बॉन्ड हो जाता है यहाँ पे। हाँ, एक, दो, तीन, चार, ये बहुत रेयर केस जैसा मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे देखो, एक पहला बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है, बाकी बॉन्ड कैसे होंगे, पाई पाई, और ये हो जाता है डेल्टा। ठीक है, ऐसे। ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीरो ओवरलैपिंग। अब ये जीरो ओवरलैपिंग क्या होता है, जरा देखते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट नोट है, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग देखो जरा सा, कब ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने बताया एसपी। अब अगर एस ऑर्बिटल ऐसा है मेरे पास और पी ऑर्बिटल कैसा है, ऐसा है,
तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं है, जीरो ओवरलैपिंग होगा। दूसरा देखो पीपी ओवरलैप, अगर एक पी ऑर्बिटल ऐसा है मेरे पास और दूसरा पी ऑर्बिटल कैसा है, ऐसा है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बात आ रही समझ में? तो दिस इज, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो एक्सिस है वो चेंज हो गया ना। अब इस एक्सिस पे एक हेड टू हेड, एक लेटरल, एक हेड हेड वाइज है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग के चांसेस नहीं है। समझा? दूसरा देखो, अब जैसे मैं लिखा पी एक्स और पी वाई, जैसे ये पी एक्स ले लिया, पी वाई ले लिया, तो यहाँ पे चांस नहीं है ओवरलैपिंग का। मैंने ले लिया पी एक्स और पी जेड, यहाँ पे भी चांसेस नहीं है ओवरलैपिंग का। मैंने ले लिया पी जेड और पी वाई, यहाँ पे भी चांसेस नहीं है ओवरलैपिंग का। तो दीज आर कॉल्ड व्हाट? जीरो ओवरलैप। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, एस कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। एस कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने बताया था मोर ओवरलैपिंग मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म। मोर ओवरलैपिंग मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। जैसे यहाँ पे देखो, एस एस ओवरलैप इज व्हाट? लोअर देन एसपी। एसपी इज लोअर देन व्हाट? पीपी। समझ में आ रहा है ना? और ये किसके लिए है यहाँ पे? फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसा, ठीक है। दूसरा देखो, जैसे अगर 2s का ओवरलैपिंग अगर 2s से होगा, फिर 2s का ओवरलैपिंग अगर 2p से हो गया, सबके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, और 2p का ओवरलैपिंग 2p से हो गया, तो pp की ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी देन sp देन ss। समझा ये? और नेक्स्ट पार्ट होता है कि पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन व्हाट? सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। समझा? अब जरा स्ट्रेंथ देखो यहाँ पे, देखो ये लिख लो पहले। लिख ले बेटा ये। अरे बाकी लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। भूमिका, हाँ ओके सर।
खुल ही नहीं रही है। अनन्या, अरे हो गया सर, हो गया। हाँ, हितांशी भी है, मेहर है, स्वरा, युग 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 तो वैसे भी नहीं मिलेगा जानकर, इसको छोड़ो। अब देखो मेरा पेन शुरू हो गया, बहुत देर तक नहीं ले पाऊंगा। चलो यहाँ पे देखो, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड दिखा दिया यहाँ पे। देखो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो इसके हिसाब से यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगा? 2p5p5 bond is stronger than 2p5 and 3d5 bond is stronger than 2p5 and 3p5 bond, and this will be stronger than 3p5 and 3p5 bond. ठीक है। और एक पॉइंट, only one sigma bond present between two atoms. कभी भी दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर सपोज डबल बॉन्ड है ए और बी के बीच में, तो एक सिग्मा रहेगा बेटा यहाँ पे और दूसरा क्या रहेगा, पाई। अगर सपोज ए और ए के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। तो दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा होगा, एक से ज्यादा सिग्मा नहीं होगा। अंडरस्टूड? बोलोगे? चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं ना। एग्जाम्पल तो बताऊं मैं। सर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब किसकी बात है? दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। हाँ अच्छा, मतलब दोनों न्यूक्लियस, हाँ समझा। हाँ, समझा ना। अब जैसे देखो यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब अगर मैं एक ऑक्सीजन लिखूंगा तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 2p4 होगा ना। अब यहाँ पे देखो, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और चार यहाँ पे आ गए। देखो 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही दूसरा एटम हो जाएगा। चलो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं। ये दूसरा वाला ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे ये मत समझो कि इसका स्पिनिंग सेम है, ये जब ओवरलैपिंग होता है तो वो चेंज होता रहता है। हाँ, अब यहाँ पे कैसा होगा, देखो यहाँ पे अगर ये इसके साथ ओवरलैप किया तो पहला बॉन्ड क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा इसके साथ ओवरलैप किया तो क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। बात आई समझ में? जैसे यहाँ पे देखो दोनों के पी ऑर्बिटल है ना, मैं बता रहा हूँ कि एक पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप किया, ये वाला, और दूसरा पी ऑर्बिटल इसके साथ क्या कर लिया, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लिया। तो ये वाला तो सिग्मा बॉन्ड बनाया और ये ओवरलैपिंग जो हो गया वो क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। यहाँ पे दो ओवरलैपिंग नहीं है, एक ही ओवरलैपिंग है, क्योंकि डंबल शेप होता है तो अपर का लूप अगर ओवरलैप कर रहा है तो लोअर भी करेगा। दैट जस्ट रिप्रेजेंटेशन, बट ओनली वन पाई बॉन्ड इज फॉर्म।
अपर लूप एज वेल एज लोअर लूप। अंडरस्टूड दिस पार्ट? सर पर यहाँ पे 4 कैसे है? वही तो बता रहा हूँ बेटा, एक डंबल ये हो गया, एक डंबल ये हो गया, जो हाफ फील्ड है वही बता रहा हूँ मैं। सपोज ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ ओवरलैप किया तो क्या बना है, सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ वाला इसके साथ पैरेलल ओवरलैप कर लिया, पाई बॉन्ड बन गया। समझा? तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिग्मा और एक पाई। अंडरस्टूड? ये ऐसे तो समझा कि पाई और सिग्मा किधर आता हाँ, है। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, बहुत तेज आवाज आ रही है क्या? सर मुझे ऐसे समझा कि पाई और सिग्मा बॉन्ड किधर आता है, बट अभी जब आपने वो डंबल शेप बनाया तो मेरे को नहीं समझा। हाँ, पी का शेप कैसा होता है, डंबल होता है ना। देखो यहाँ पे 3 डंबल हाँ। है, अभी अभी मैं पूरा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे पूरी कहानी समझो इसकी। यहाँ पे देखो, एक एक एस ऑर्बिटल बनाने जा रहा हूँ मैं, ये वाला पी वाला, हाँ, हाँ। ऑक्सीजन का। इसके पास 3 डंबल है ना, पी एक्स पी वाई पी जेड, इतना तो समझ में आ हाँ, रहा है ना? तीन है, चलो, हाँ। तो मैंने एक बना दिया पहले। यहाँ पे देखो, ले लिया मैंने पी जेड ले लिया पहले, हाँ। पी एक्स ले लिया मैंने, हाँ। और पी वाई ले लिया मैंने। इतना समझा? हाँ। अब देखो यहाँ पे, इसके पास मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये पूरी कहानी समझ में आई? हाँ। हाँ। ऐसे ही दूसरा वाला ऑक्सीजन ले रहा हूँ मैं, ये एक जेड वाला ले लिया मैंने, राइट है ना? हाँ। ये एक्स वाला ले लिया मैंने, और एक वाई वाला ले लिया मैंने। अब हाँ। इसके पास भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। तो जो हेड टू हेड ओवरलैप कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा, और और वो यहाँ दो पे, इलेक्ट्रॉन। हाँ, और ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है तो क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड। अब ये हाँ। दिखाने का तरीका ये है कि अपर लूप अगर ओवरलैप कर रहा है तो लोअर लूप भी ओवरलैप करेगा। ओ। मैंने ऐसा दिखाया था ना आपको, देखो ऐसा दिखाया था ना यहाँ पे, हाँ, मैं ऐसा। समझ समझा ना? वही यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं। अंडरस्टूड? गई। ये पाई बॉन्ड हो गया, समझ में आ गया ना? हाँ। हाँ सर। गुड गुड गुड। और वो नीचे वाला पाई बॉन्ड होगा कि सिग्मा? ये नहीं, उसके नीचे वाला। ये हाँ, अरे बेटा, वही बता रहा हूँ, ये दोनों एक ही बॉन्ड है। एक ही बॉन्ड है। ओके ओके। आप डंबल लेके अगर मैच करोगे पैरेलल, तो ऊपर का लूप और नीचे का दोनों लूप मैच करेगा ना। हाँ। हाँ, ओके तो वही यहाँ पे ये वाला भी देखो मैच किया, ये वाला भी टच किया, ये भी तो दो बॉन्ड तो एक ही बन रहा है, ये 2 बॉन्ड नहीं है। ओके। समझा ना? इसी को पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो समझा? हाँ। अगर कोई एक्स एक्सिस पे तो वो एक्स एक्सिस के साथ ही वो कर सकता है यस ना। यस यस, एक्स का एक्स के साथ ही करेगा, वाई के साथ नहीं करेगा। उसकी तो जीरो ओवरलैपिंग बोला था मैंने, है ना? हाँ। समझा सर कॉन्सेप्ट? हाँ बोलो। 2p पाई और 3d पाई हम्म, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होगा 2p पाई और 3p पाई से? क्योंकि डी की ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी ना। मतलब? एस के कंपेयर में पी की ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, पी के कंपेयर में डी की ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ओके। हाँ? अब यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिख लिया एन ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पे भी हो गया सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ढूंढो। फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। नाइन सिग्मा 9 पाई। कितना बेटा? चलो काउंट कर लेते हैं, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे
एक सिग्मा हो गया और 2 पाई हो गया, राइट ना। ये वाला भी सिग्मा हो गया, यहाँ पे फिर से सिग्मा सिग्मा और 2 पाई हो गए। यहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, यहाँ पे फिर सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा और पाई पाई, फिर से यहाँ पे सिग्मा सिग्मा और पाई पाई, राइट। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पाई कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड, 9 सिग्मा और 9 पाई। अंडरस्टूड? बोलो हाँ। हाँ। एक ही जन हाँ बोल रहे हैं, सब लोग हाँ बोलो। पिल्ले तू तो बोल बेटा, तू तो तेजी से बोलती है ना। हाँ हाँ। हाँ। दूसरी अनन्या कहाँ गई? पर वो नहीं है, वो फैमिली फंक्शन में गई। ओह, फैमिली फंक्शन में गई। और युग, युग कुछ बोलो। देखो बोलने के बाद भी आवाज नहीं आ रही तेरी मेरे पास। चलो हाँ कोई सर। बात नहीं। हाँ अभी आया, गुड 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 गुड। अब देखो, अब मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आज। नेक्स्ट ये लेक्चर मैं लूंगा बोर्ड पे मत, हाइब्रिडाइजेशन। कुछ चीजों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था, पहले वो मैं बता देता हूँ चीजें, फिर मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं दो एटम्स के बीच की बात करने जा रहा हूँ, न्यूक्लियस है यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, माइनस माइनस। तो तीन फोर्सेस काम करते हैं, एक तो काम करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, एक काम करता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन, और तीसरा काम करता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस अट्रैक्शन, राइट है ना। मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन, और तीसरा होता है न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, क्योंकि अपोजिट चार्ज हो गया। अब अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा है और रिपल्सन फोर्स रिसीव हो रहा है, तो वहां पे बॉन्ड बन जाएगा, और रिपल्सन अगर डोमिनेट करेगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा। इसी को एक पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से हम दिखा सकते हैं। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे हम लोग। और यहाँ पे बात करेंगे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे देखो, अगर दो एटम्स हैं और दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन है बट दोनों पैरेलल स्पिनिंग है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कभी भी जीरो से नीचे नहीं जाएगी, और अगर जीरो से नीचे नहीं जा रही तो वहां पे बॉन्ड फॉर्म बनने के चांसेस नहीं है। तो जब तक एनर्जी निकलेगी नहीं तब तक स्टेबल बॉन्ड बनेगा नहीं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये लिया मैंने और ये लिया मैंने, अब यहाँ पे न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे चांसेस है। अब ये धीरे धीरे एक दूसरे से नजदीक आएंगे, इसकी एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होती रहेगी और फिर यहाँ पे फिर इंक्रीज कर जाएगी। ये क्या एक्सप्लेनेशन है मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से समझो इसको। कुछ ऐसा समझो। अब जैसे यहाँ पे थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो गई इसकी, तो एनर्जी डिक्रीज किया, यहाँ पे और ओवरलैपिंग हो गई, और यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसे हो गई, इसकी मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो गई। अच्छा, अब जरा देखो यहाँ पे,
अगर इससे ज्यादा ओवरलैपिंग करूंगा मैं तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सर फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, इसके लिए इसकी एनर्जी बढ़ गई। तो ये सबसे मिनिमम कह सकते हैं कि सॉरी मैक्सिमम स्टेबिलिटी है, जहां पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, इससे ज्यादा और ओवरलैपिंग करने पे एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। समझा ये बात? ये H2 का फॉर्मेशन है, दो हाइड्रोजन के एटम है, अगर दोनों में पैरेलल स्पिनिंग हो रही है तो वहां पे बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है, एंटी अपोजिट स्पिनिंग है, तो बॉन्ड बनने के चांसेस है, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना एनर्जी कम होता जाएगा। यहाँ पे एनर्जी इसकी मैक्सिमम रिलीज हो गई और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अंडरस्टूड इस पार्ट? और इससे ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब जरा मैं बताने जा रहा हूँ हाइब्रिडेशन, ध्यान से सुनो मेरी बात। सर ये एक और हाँ, मेरी एक आवाज नहीं आ मिनट रही है। लिखना हाँ है। हाँ, लिख लो लिख लो। सर एक और बार एक्सप्लेन करो ना। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मेरे पास हाइड्रोजन के दो एटम है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है बेटा और इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों की इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग अगर सेम है तो यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड कब बनेगा? जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे और इसमें से एनर्जी निकलेगी, और जब एनर्जी निकल गई तो जीरो से कम आ जाएगी, हाँ। राइट? लेकिन यहाँ पे अगर सेम स्पिनिंग है तो जीरो से कम नहीं होगी, इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा। लेकिन दूसरा कंडीशन जो बता रहा हूँ, यहाँ पे जो कंडीशन बता रहा हूँ, इस केस में क्या है, अपोजिट स्पिनिंग है, तो अपोजिट है तो यहाँ पे चांसेस है बॉन्ड बनने के। तो जैसे जैसे नजदीक आएगा उसमें से एनर्जी निकलती जाएगी, उसकी एनर्जी कम होती जा रही है। यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी निकल गई उसके अंदर से, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो गया। अब अगर इससे ज्यादा और ओवरलैपिंग करूंगा तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस बहुत नजदीक आने लगेंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तीन फेज काम कर रहे हैं। अगर बहुत ओवरलैपिंग हो गई, इसीलिए दो एटम आपस में कंप्लीट ओवरलैपिंग कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट ओवरलैप किया तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन काम करने लगेगा ना, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसलिए ये सबसे मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, इससे ज्यादा और किया तो फिर रिपल्सन काम करेगा और इसकी एनर्जी फिर बढ़ जाएगी। तो ये सिचुएशन ओके। है जब हाइड्रोजन का, जहां पे एनर्जी सबसे ज्यादा निकली है और सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड है ये। ओके अंडरस्टूड? समझा। हाँ थैंक यू। चलो अब सुनो हाइब्रिडाइजेशन की बात। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं अच्छे से, और क्या रिक्वायरमेंट हो गई हाइब्रिडाइजेशन की। पहले मैं रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, क्यों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर मैं बीई की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 और 2s2। भाई यहाँ पे मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसकी वैलेंसी क्या होनी चाहिए बताओ? एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। एक्सपेक्टेड तो जीरो होना चाहिए क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं है ना, ये बॉन्ड तो बनाना ही नहीं चाहिए, नोबेल गैस की तरह काम करना चाहिए। वैलेंस बॉन्ड थियरी में अभी पढ़ा आपने कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वही ओवरलैप करेंगे, और यहाँ पे अनपेड तो है ही नहीं, ओवरलैप करेगा ही नहीं। लेकिन इसकी एक्सपेक्टेड वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि BeCl2 अच्छा खासा स्टेबल मॉलिक्यूल फॉर्म करता है ये। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? बोलो। तो सब लोग चले गए, 6 लोग बचे बस। तो ऐसा नहीं हाँ चलेगा, कौन भागा अभी? मेहर भाग गई। सुनो, एक्सपेक्टेड कितना होता है? 0, बट एक्चुअली कितना होता है? 2। दूसरा देखो, अगर मैंने बोरॉन लिया 5 तो यहाँ पे लेंगे 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होनी चाहिए, बट होती कितनी है? 3, क्योंकि BF3 बनता है अच्छा खासा स्टेबल मॉलिक्यूल। कार्बन की बात करते हैं 6,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। इसके पास p में बस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड। इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए बट होती है 4। CH4 अच्छा खासा बनता है। तो ये सब चीजों को प्लस जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, कैसी जियोमेट्री बनती है, कैसा बॉन्ड एंगल होता है, ये सारी चीजों को वैलेंस बॉन्ड थियरी या फिर लिविस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड बिकॉज ऑफ दैट हियर वी रिक्वायर द हाइब्रिडाइजेशन। बात आई समझ में क्या? अब देखो हाइब्रिडेशन होता क्या है। जैसे मेरे पास एक रोज का प्लांट है जिसमें पिंक रोज या फिर कैसा रेड रोज आता है, दूसरा एक है जिसमें व्हाइट रोज आता है। दोनों के ब्रांचेस को निकाल करके मैंने हाइब्रिड कर दिया, अब उसमें से पिंक आएगा, राइट। तो दो चीजों को मिला करके एक नई चीज फॉर्म हो जाती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड कर देना, मिक्स कर देना, तो वही होता है हाइब्रिडाइजेशन। अब जरा एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे बी बी का है, BCl2 कैसे बनाएगा या BF2 कैसे बनाएगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से एक एक बातों को समझो। तो हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन पहले मैं लिखने जा रहा हूँ, वो जरा ध्यान से देखो। इसका डेफिनेशन होता है बेटा यहाँ पे, मिक्सिंग एंड recasting of two or more than two orbitals of same atom which are same or nearly same in energy to form equal number of hybridized orbitals of equal energy, right? These orbitals these orbitals okay, these orbitals oriented in space as which they undergo for minimum repulsion and maximum stability। ठीक है, अब इस कहानी को मैं एक एग्जांपल लेता हूँ CH4 का, बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं मैं। देखो CH4 का कैसे बनता है, बहुत ध्यान से समझना क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, सब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये एग्जांपल अच्छे से देखो समझो, फिर मैं इसको आपको अच्छे से और बताऊंगा मैं। तो इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि CH4 में C जो है वो कार्बन एटम है, जो कि सेंटर एटम है। तो हमें बात कार्बन की ही करनी है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कंसीडर करते हैं इन ग्राउंड स्टेट, 1s2 2s2 2p2। ये बड़े अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या लिख रहा हूं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल्स हो गए, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनपेयर्ड। मैंने लिख दिया यहाँ पे px, मैंने लिख दिया यहाँ पे py, और यहाँ पे लिख दिया pz। यहाँ पे 2s तो ही है, 1s के बात ही नहीं कर रहे क्योंकि हमें वैलेंसी शेल की बात करनी है। अब अगर इसके हिसाब से देखा जाए बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 2 अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी तो होनी चाहिए।
लेकिन होती है 4। तो यहाँ पे होता है एक्साइटेड स्टेट। तो हाइब्रिडेशन का पहला स्टेप होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट ये कंपल्सरी स्टेप नहीं है हाइब्रिडेशन का। ये तभी पॉसिबल है जब वैलेंसी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी। अगेन सी अगेन, excited state takes place when valency of any element is greater than its number of unpaired electron। किसी भी एटम में उसकी वैलेंसी उसके नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से अगर ज्यादा है तो वहां पे एक्साइटेड स्टेट हो रहा है। इसका मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 4 होती है, मतलब एक्साइटेड स्टेट होगा। एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? दूसरे एटम जब इसको अप्रोच करते हैं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है और लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर एनर्जी में जाता है। अब वो प्रिंसिपल पता है कि 2s की एनर्जी कम है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन पहले 2s में आएगा फिर 2p में जाएगा। अब 2s लोअर एनर्जी का है, 2p थोड़ी सी हायर एनर्जी की है, बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं है बट फिर भी तो है। तो अब जब कोई भी एटम इसको अप्रोच करेगा इसकी एनर्जी बढ़ेगी तो इसका जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 2p में चला जाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा यहाँ पे 2s1 एंड 2p3। अब इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 और 3 यहाँ पे हो गए। अंडरस्टूड इस पार्ट? तो पहला स्टेप हो गया बेटा एक्साइटेड स्टेट। दूसरा होता है मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग, ये मैं समझाता हूं आपको। मिक्सिंग एंड रीकास्टिंग मुझे फिर से समझाओ ना। क्या क्या फिर से समझाऊं? अच्छा CH4 ये वाला। सुनो सुनो, कार्बन के यहाँ पे CH4 का मतलब हो गया कार्बन की वैलेंसी 4 है, तभी तो 4 हाइड्रोजन अटैच है। हाँ। लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो मुझे पता चला कि 1s2 2s2 2p2 इसके पास 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और मैंने अभी वैलेंस बॉन्ड पेयर में पढ़ा था कि जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यही तो ओवरलैप करेंगे, ये तो करेगा नहीं। अच्छा। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होता है तो लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर में जाएगा, तब इसके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। समझा भाई? अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन का एक्चुअल प्रोसेस होने जा रहा है। s का एक ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल बेटा? 1 2 और 3, ये आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होकर के 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, 1 2 3 4 मैंने लिखा है डेफिनेशन में, टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, एक s का और 3 p का। s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल px py pz आपस में मिक्स हो गए और मिक्स होकर के 4 ऑर्बिटल बना दिया। अब जरा देखो, इसका नाम अभी तक बेटा s था और इसका नाम है p। जब मिक्स हो गए तो मिक्स होने के बाद इन चारों का नाम क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3। अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होते तो नाम होता sp2। एक s और एक p मिक्स होता तो नाम होता sp। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए तो इसका sp3 हो गया और इसके इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह गए। और रीकास्टिंग का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। अभी तक s की एनर्जी थोड़ी कम थी और p की एनर्जी ज्यादा थी, अब टोटल एनर्जी को लेकर के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल हो गई, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इक्वल एनर्जी ऑफ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। So we can write here 4 sp3 hybridized orbitals of equal energy। I hope understood this part। कितनी बातें समझ में आ गई आपको? हाँ, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिले बेटा यहाँ पे और तीनों को मिला करके 4 ऑर्बिटल बन गए।
अब चारों का नाम हो गया sp3 sp3 sp3, और सबकी एनर्जी लेकर के चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसको कैसे मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग। अब मैं ओरिएंटेशन बताने जा रहा हूं। यहां पे मैं लेने जा रहा हूं 2s। अब s का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। समझा ये? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। जंप करने के बाद की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे p ले रहा हूं मैं। p का शेप कैसा होता है? डंबल होता है। ये देखो, ये क्या हो गया मेरे पास? pz हो गया सपोज। ये क्या हो गया मेरे पास? px हो गया। और ये क्या हो गया मेरे पास? py हो गया। अब ये मिक्स होने जा रहा है। sp3 देखो यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है सब में, एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। अभी तक मैंने क्या बनाया? ये दोनों मैंने ये दोनों ये बनाए, ये और ये। s 2s का 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इनको मैं मिक्स करने जा रहा हूँ बेटा। यहाँ पे मिक्स करूंगा तो कैसे बनेगा? जब मिक्स करूंगा तो ना तो ये s रहेगा ना तो ये p रहेगा, ये दोनों के बीच का हो जाएगा कुछ ऐसा। अब मैं इसमें कलर भी मिक्स कर दे रहा हूँ क्योंकि ये हाइब्रिडाइज हो गया। ना तो ये ग्रीन रह गया ना तो ये रेड हो गया। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? ऐसे 4 ऑर्बिटल है, 1 2 3 और ये हो गया 4। मैंने कलर मिक्स कर दिया इसको, देखो। ये 4 ऑर्बिटल बन गए। तो ये हो गया मेरे पास कार्बन एटम, और इसके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गए और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये 4 ऑर्बिटल अपने आप को ऐसा अरेंज करेगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्सन हो। तो इसको टेट्राहेड्रली अपने आप को अरेंज कर लेता है ऐसा। समझा? अब इसी के साथ आकर के हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, क्योंकि CH4 बनाना ना मुझे। यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आ गया एस वाला और ओवरलैप कर लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और ओवरलैप कर लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और ओवरलैप कर लिया। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ओवरलैप कर लिया। तो फाइनली बना कैसा ये? कार्बन, और यहाँ पे एक वैलेंसी हो गई बैक साइड में और एक वैलेंसी हो गई फ्रंट साइड में। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई इसकी। ये तो कहीं भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है? 109 डिग्री 28 मिनट। और जियोमेट्री कैसी हो जाती है इसकी? टेट्राहेड्रल। अब इसी को बहुत अच्छे से और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो sp हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा, sp2 बताऊंगा, sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। समझ में आया? और फिर कंपाउंड का कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं वो सिखाऊंगा मैं। कितनी बातें समझ में आ गई आपको? बोलो। कितनी बातें समझ में आ गई? हाँ सर समझे। गुड। चलो, अब आज यहीं पे इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे आगे करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करो।